वेलकम गाइस। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो पॉइंट है वो है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एमएसएमई लोन्स। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। तो जो डेफिनेशन लिखी हुई है लॉ के अंदर वो है मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर इकोनॉमिक और लीगल रीजंस रिलेटिंग टू बोरोअर फाइनेंशियल डिफिकल्टी। यानी बोरोअर को किसी तरह की डिफिकल्टी है फाइनेंशियली, यानी वो चुकाने में असमर्थ है, चाहे वो इकोनॉमिक रीजन हो जैसे कि कोविड-19, या उसकी कोई लीगली रीजन हो कि लाइक उसके कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है या उसका कोई फाइनेंशियली डिस्प्यूट है। तो गाइस इकोनॉमिक या लीगल रीजन से अगर किसी भी बोरोअर को कोई फाइनेंशियली रीपेमेंट में डिफिकल्टी आती है, ऐसे केस में वह रिक्वेस्ट करता है बैंकर को कि सर मेरे लोन में आप रिस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए। तो गाइस रिस्ट्रक्चरिंग का जो मीन होगा इसमें यहाँ पर ये होगा कि आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस करना। टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस का मतलब क्या है, एक मिनट गाइस चालू करिए। टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस का मतलब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रीपेमेंट पीरियड। यानी कि आपने मान लीजिए 3 साल का टर्म लोन दिया था, एग्जांपल बात करते हैं 5 लाख का आपने मुद्रा लोन दिया और आपने उसका पेमेंट फिक्स किया 5 साल का, लेकिन बोरोवर ऑब्वियसली इसको रीपेमेंट करने में अनेबल है, उसको किसी तरह की डिफिकल्टी आ रही है, वह आपके पास आता है, कहता है कि सर कि ड्यू टू सम इकोनॉमिक रीजन या मार्केट में हालत खराब है, तो प्लीज आप मेरा जो टर्म है वो 5 साल की जगह 7 साल कर दीजिए। अगला गाइज है ई पे, जो चेंजेस किया जा सकता है वो है ईएमआई या रीपेमेंट टर्म ऑफ अल्ट्रेशन। यानी ईएमआई के अंदर अल्ट्रेशन कर देना, यानी कि ईएमआई में को आपने अमाउंट को आपने चेंजेस कर दिया। ईएमआई में आपको अपनी ईएमआई आपने छोटी करवा ली, या ईएमआई जब टर्म बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ईएमआई ऑब्वियसली छोटी हो जाए। अगला पॉइंट है अल्ट्रेशन इन आरओआई। गाइज अल्ट्रेशन इन आरओआई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर किसी भी तरह का अल्ट्रेशन वह भी आपका रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही कवर होगा। और चौथा पॉइंट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन में एक्सटेंशन लेना। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस किया 5 करोड़ रुपए का, उसमें उसका जो हम बात करें मॉरिटोरियम पीरियड था 2 साल का, लेकिन किसी भी एक्सटेंशन की वजह से, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इकोनॉमिक रीजन कोविड-19 की वजह से वह बिल्डर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन करना पड़ा, क्योंकि जो जो टाइमिंग थी उसके अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था। ऐसे केस में बैंकर को लगता है या फिर कस्टमर या बोरोवर आकर बैंकर्स को रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरा मॉनिटोरियम पीरियड आप और बढ़ा दीजिए, रीजन क्योंकि मैं इतने टाइम के अंदर अपना लोन को स्टार्ट करने में असमर्थ हूँ। तो ऐसे केस में गाइस ये चारों एक्टिविटी मैं वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले आपने रीपेमेंट पीरियड में एक्सटेंशन करवाया, दूसरा आपने ईएमआई में एक्सटेंशन करवाया, तीसरा आपने आरओआई में एक्सटेंशन करवाया, और चौथा बात करूं अगर कोई प्रोजेक्ट फंडिंग है और ऐसे में आप उसको कमेंसमेंट में देरी हो रही है तो उसमें आप अपना एक्सटेंशन करवाते हैं। गाइस जो फर्स्ट 3 पॉइंट हैं वह 3 पॉइंट आपको, जिसमें हमने बात की थी रीपेमेंट पीरियड की, आरओआई की, और हमने बात की थी ईएमआई एक्सटेंशन की, ये 3 एमसीएलआर, बीआर या ईपीबीएलआर की वजह से हुआ है तो उसे रीस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए आरबीआई ने एमसीएलआर रेट में चेंज किया, एमसीएलआर रेट में चेंज होने के कारण उसकी ईएमआई कम हो गई, या आरओआई चेंज हो गई, या ईएमआई में किसी तरह का कोई चेंजेस आया है। यानी कि अगर गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर आरबीआई से, अगर आरबीआई की वजह से किसी भी तरह का कोई चेंजेस आ रहा है लोन अकाउंट के अंदर में, जैसे आप बात करते हैं एग्रीकल्चर लोन में, बार बार में आप देखते हैं कि कई तरह की गवर्नमेंट छोटी छोटी रिलीफ देती रहती है, कभी ईएमआई को वेव ऑफ कर देती है, कभी इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर देती है। ऐसे में अगर किसी तरह के चेंजेस अकाउंट में आपको यानी कि आपको सीबीएस में कोई भी ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे तो यह रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कहलाई जाएगी। यानी रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह हुआ कि कस्टमर जब तक आकर आपको रिक्वेस्ट ना करे कि सर मेरे अकाउंट में इन चेंजेस को कर दीजिए, या तो ईएमआई कम कर दीजिए, या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस कर दीजिए, या मेरा टेन्योर बढ़ा दीजिए, या मेरा जो कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट है उसमें आप चेंजेस कर दीजिए। गाइस अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला हम बात करते हैं कि नॉट डाउनग्रेडिंग टू एमपीए, यानी कि हम इसके कारण लेने के लिए जीएसटी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर कि रीस्ट्रक्चरिंग में एक बहुत ही मैंडेटरी प्रोविजन है कि जीएसटी होना कंपलसरी है, बट अगर एप्लीकेबिलिटी, यानी जैसे कि जो जीएसटी लॉ कहता है कि अप टू 40 लाख टर्नओवर के केस में आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, तो यह एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज अगर आप किसी भी अकाउंट में रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, दैट इज इट्स रिलेटिंग टू द बिजनेस अकाउंट, तो गाइज आपके पास जीएसटी होना मैंडेटरी है। अब आगे बात करते हैं हम
इसमें 1/4/2019 तक बैंक या एनबीएफसी से लिए गए लोन 25 करोड़ या उससे कम होने चाहिए। यानी गाइस कि कोई भी जो आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इसमें जो प्रोविजन है 1/4/2019 तक की केस की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 25 लाख से ऊपर के अकाउंट में रीस्ट्रक्चरिंग करना पॉसिबल नहीं है। ओके गाइस, अगला है उधार का अकाउंट 1/4/2019 में स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी कि गाइज आप किसी भी एनपीए अकाउंट के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते। यानी कि आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो वो अकाउंट या तो एसएमए होना चाहिए या नॉन एसएमए भी हो सकता है। एसएमए का मतलब यानी कि 90 डेज से कम की आपने उसमें डिफॉल्टिंग की हुई है। यानी कि हो सकता है कि आप लास्ट 90 दिन से कम आपने ईएमआई नहीं चुकाई है, क्योंकि अगर आप 90 दिन का डिफॉल्ट कर देंगे तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे केस में एनपीए अकाउंट में रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। या तो वो एसएमए अकाउंट हो, एसएमए 0 हो, एसएमए 1 हो, एसएमए 2 हो या नॉन एसएमए अकाउंट हो, ऐसे केस में ही आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। यानी कि आगे चलते हैं गाइस, इसमें अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रोविजनिंग में क्या चेंजेस आएंगे। दोस्तों प्रोविजनिंग में ये है कि बैंक अगर किसी अकाउंट की रीस्ट्रक्चरिंग करता है तो ये ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बैंक ने उसके लिए 5% की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की है। यानी हम प्रोविजनिंग नॉर्म्स में बात करें तो गाइज अगर कोई भी अकाउंट बैंक ने रिस्ट्रक्चरिंग किया है तो ऐसे केस में 5% की प्रोविजनिंग करना होगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर अकाउंट की सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। गाइज अब सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस क्या है, तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मीन नो पेमेंट, यानी नो पेमेंट इसका इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का या दोनों का, नो पेमेंट शैल रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 19 डेज, जो कि अब 30 दिन का करके चेंज कर दिया है। यानी कि आपके अकाउंट में आपका 30 दिन से अगर इनरेगुलरिटी आपके अकाउंट में शो कर रही है तो वह नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस कहलाई जाएगी। यानी कि आपने कोई भी, आपकी मान लीजिए किस्त ड्यू हुई 2 अक्टूबर को, आप अगर विद इन 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो वह अकाउंट सेटिस्फैक्ट्री कहला जाएगा। यानी कि आपने ईएमआई तो बाउंस की लेकिन आपने विद इन 30 डेज में पेमेंट कर दिया, दैट्स कॉल्ड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो गाइस ऐसे केस में अकाउंट एसएमए तो हुआ लेकिन एनपीए नहीं हुआ, और दूसरी चीज अकाउंट भी सेटिस्फैक्ट्री हुआ। तो गाइस तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें आपको प्रोविजनिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको प्रोविजनिंग करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपका अकाउंट नॉन सेटिस्फैक्ट्री होगा। गाइस अगला पॉइंट एक और है इसमें, आपको मैं बता दूं, यदि स्पेसिफाइड अकाउंट में अकाउंट सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रखता है तो प्रोविजन रिवर्स कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर अकाउंट सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तो आपको ऐसे केस में प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। गाइस अब इसमें जो असेट्स का क्लासिफिकेशन होगा वो आईआरएसी के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से ही चलेगा। यानी असेट्स का क्लासिफिकेशन आपको आईआरएसी की नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से आपको फॉलो करना होगा। अगला पॉइंट लेते हैं अब इसमें, यानी कि आप रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो या तो बिल्कुल डिफॉल्टर, यानी कि उसका इंटेंशन ही ऐसा है कि नहीं मुझे तो पैसा खाए, उसने अपने मन से पैसा खाया है और बाद में आके बोलता है कि सर मेरे अकाउंट को रीस्ट्रक्चरिंग कर दो। यानी कि मैनेजर के डिसीजन मेकिंग पे है, उसे पता है कि यह इंटेंशनली पैसा पेमेंट नहीं करना चाहता है, ऐसे केस में आप रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस फ्रॉड अकाउंट है, यानी कि इंटेंशन ही, जैसे आपने देखा हो कि नीरव मोदी या माल्या जैसे अकाउंट्स है जिनका इंटेंशन था कि फ्रॉड करने का। और तीसरा है डाइवर्जन ऑफ फंड, यानी कि आप जो आपने लोन दिया, जैसे कि विकास जी ने बताया कि आपने लोन दिया स्टॉक के लिए, सीसी लिमिट के लिए, लेकिन आपने उससे असेट्स का परचेज कर लिया, यानी दैट कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ फंड, कि आपको जिस इंटेंशन के लिए लोन दिया था आपने उस इंटेंशन से लोन को पूरा नहीं करके किसी और जगह पे इस पैसे का इस्तेमाल किया। गाइस अगला हम बात करते हैं, अगर अगर किसी यूनिट का इंटेंशन वापस से अपने आप को रिवाइव करने का है या वापस से चालू करने का इंटेंशन है, हो सकता है किसी इकोनॉमिक रीजन से या लीगल रीजन से वह यूनिट डाउन हो गई है, बंद हो गई है, ऐसे केस में वह यूनिट रिक्वेस्ट करती है तो ऑब्वियसली बैंकर उस क्लोज यूनिट को भी अपना चालू करने के लिए पैसा फंडिंग कर सकता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज कि बैंकर्स को यह क्यों करना चाहिए, क्या बैंकर्स को
यह करना अच्छा है या बुरा है। अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें, अगर बैंकर को इंटेंशन लगता है कि यहाँ पर कि अकाउंट होल्डर का इंटेंशन अच्छा है, यानी कि उसकी गलती नहीं थी, तो ऑब्वियसली इस केस में बैंक को रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। लेकिन हमारा पॉइंट है यहाँ पर ऑडिटर का, तो हम ऑडिटर में हमारा इंटेंशन है कि हमें अकाउंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करके चलना है। दोस्तों अगला है सिविल डिफॉल्टर, यानी कि मान लीजिए आपके बैंक का अकाउंट तो एसएमई है, लेकिन उसका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट चल रहा है और उसमें वह एनपीए हो चुका है, तो क्या एसएमई रिस्ट्रक्चरिंग करना बैंक के लिए सही है? दोस्तों लॉ में यह लिखा हुआ है कि बैंक को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे बैंक में अकाउंट किस तरह से चल रहा है, चाहे वो एनपी हो चाहे नॉन एनपी हो, हमें हमारे बैंक का अकाउंट देखना है कि हमारे बैंक में अगर अकाउंट नॉन एनपी है, यानी चाहे वो एसएमई के अंदर हो या नॉन एसएमई के अंदर हो, तो ऐसे केस में भी हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। अगला एक पॉइंट है चेंज इन एक्टिविटी, यानी कि मान लीजिए कोई व्यापारी अभी तक कपड़े का काम करता था और आज उसने अपने बिजनेस को चेंज करके प्लास्टिक इंडस्ट्री में वो आ गया है, तो क्या ऐसे केस में रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए? दोस्तों बैंक हमेशा इसी चीज के लिए प्रमोट करता आया है कि बैंक का जो बोरोवर है अपना लोन लेकर उसे टाइम पे रीपेमेंट करे। अगर लगता है बैंक को कि मैं इसको रिस्ट्रक्चरिंग करने से मेरा रीपेमेंट टाइम पे आ जाएगा, और इसमें बैंकर हमेशा रिस्ट्रक्चरिंग में ऐसे एक्टिविटी के केस में तीन चीजें चेक करता है। पहली अलाइव, क्या जो सामने वाला बोरोवर है वह अभी तक आपके सामने बार बार पेश हो रहा है बुलाने पे, यानी एक्टिव है या नहीं है। सेकंड थिंग अवेलेबल, कभी भी बुलाते हैं तो आ जाता है। अलाइव यानी जिंदा है या नहीं है। अवेलेबल यानी कि वो आपके बुलाने पर आ जाता है नहीं आता है। और तीसरा है एबिलिटी, यानी 3 ए आपको ध्यान रखते हैं, उस केस में ही रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है। दोस्तों अगली जो बात करेंगे हम उसके अंदर है कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या है, तो आपको क्या चेक करना है? दोस्तों आपको सीबीएस की एंट्री को डे इन की रिपोर्ट से चेक करना है, यानी कि आपकी डे इन की रिपोर्ट को कंपैरिजन करना है और उसमें बैंकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे एनपीए नॉर्म्स को कैसे फॉलो करेंगे इसको हम अगली अपनी क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।